समझे? मैं तो समझा दूंगा अच्छे से। वो डिपेंड करता है कि तुम उसको हंट कर पाते हो या नहीं। अब देखो जो WAPT के बग्स हैं वो थोड़े से वैसे होते जा रहे हैं, कह सकते हो आउटडेट होते जा रहे हैं सिंपल शब्दों में। अब वो इवॉल्व हो रहे हैं अलग टेक्नोलॉजी में। अब तुम्हें पता है टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती जा रही है वेब एप्लीकेशंस के मामले में, है ना? जी सर। अब ये पीटी की मेथोडोलॉजी सिंपल है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। एज अ रोल की मैं बात कर रहा हूँ, जॉब रोल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें नो इंटरनल नॉलेज, रियल अटैकर परस्पेक्टिव, यानी ब्लैक बॉक्स यानी पब्लिक सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सर्वर जो वेबसाइट होती है हमारी सर्वर पे ही रहती है। ओके, तो मैंने दिन में तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें नेटवर्किंग लिनक्स फंडामेंटल्स आते हैं, तो सबने हाँ ही भरा था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर्वर क्या होता है? व्हाट इज सर्वर? क्या मैं क्वेश्चन पूछता हूँ चुप क्यों हो जाते हो यार? कुछ अजीब पूछता हूँ क्या मैं? बोलो। सर्वर एक देखो आप क्लाइंट और डेटाबेस के बीच का एक भाग आप समझ लो हिस्सा है। अगर आपको डेटाबेस में से कोई भी डेटा लेना है तो आप डायरेक्ट डेटाबेस में से नहीं ले सकते, आप पहले सर्वर पे जाओगे, सर्वर आपको डेटाबेस में भेजेगा, सर्वर डेटाबेस से डेटा लेगा और आपको भेजेगा। एक हम दोनों डेटाबेस और क्लाइंट के बीच का भाग है। ओके ओके, चैट पढ़ लेता हूँ एक बार। System that provides services. Server is like backend where things are stored and services. Okay. Anyone else? और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इंफॉर्मेशन सेंड करता है बिल्कुल। फ्रॉम डेटाबेस और कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करता है यूजर ब्राउजर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके। हाँ। ब्राउजर और डेटाबेस के इंटरेक्शन में भी काम आता है। हाँ। एनीथिंग एल्स? ज्ञान के देवता, बता दो कुछ पता हो तो। सर्वर क्या होता है? चलो कोई नहीं। पढ़ के आना फिर मेरे को कल बताना। फिर व्हाइट बॉक्स में फुल एक्सेस टू कोड एंड डॉक्यूमेंट्स, फास्ट एंड डीप टेस्टिंग, यानी तुम डायरेक्टली किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो लीगली। फिर ग्रे बॉक्स, वो मर्जी पे डिपेंड करता है, यानी पार्सल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होती है और फिर तुम पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनल नेटवर्क की थोड़ी बहुत, तो उसका क्या करना है, किस हिसाब से तुम्हें इसको टेस्ट करना है, अगर तुम्हें कंपनी में भी काम कर रहे हो तो भी। अब ये पीटी के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको तुम फॉलो करते हो, जैसे कि प्री एंगेजमेंट, स्कोप, रूल्स, टाइमलाइन, लीगल अप्रूवल। ये हर एक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि नेटवर्क, वेब, मोबाइल और एपीआई। ओके, तो उसके स्कोप, रूल्स, टाइमलाइन और लीगल अप्रूवल के स्कोप सबसे पहले तुम्हें देखना है। फिर रिकॉनसेंस और सेंट, वही सब डोमेन स्टैक स्टैक। ओके, तो तुमने कभी ओसेंट के बारे में सुना है, कभी करके देखा है ओसेंट? ओके, जी कितना सर। कितना पता है तुम्हें उस ओसेंट के बारे में? सर ओसेंट माल्टेगो से किया था एक बार नहीं काफ़ी बार। ओके, कुछ फ़ायदा हुआ उससे? जी सर, फ़ायदा हुआ था। मेरे को कभी नहीं हुआ उससे फ़ायदा। नहीं फ़ायदा, वो थोड़ा-सा एक एडल्ट वेबसाइट था, उसके ऊपर ट्राई किया था, यानी कि फ़ोन नंबर्स वगैरह निकालने में कुछ फेक थे और कुछ जीमेल्स वगैरह मुझे रियल मिले थे। ओके ओके। ओके, तो वो किसी ने ओसेंट के बारे में, यहाँ पर एक है जिसको मैंने ओसेंट थोड़ा मिलिट्री लेवल टाइप का सिखाया है, उससे मैं नहीं पूछूंगा। बाकी बताओ, ओसेंट तुमने किस टाइप का सीखा है? अगर तुमने या उसके कुछ बारे में पता हो तो बताओ, क्योंकि मैं तो भैया ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओसेंट बाय नेम, लेट्स से कि मैं वेब एप्लीकेशन में पेन टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं पेन टेस्ट कर रहा हूँ किसी XYZ डोमेन पे, तो उस केस में तुम ओसेंट कैसे इस्तेमाल करोगे? जैसे कि वेबसाइट है, लेट्स से कि टेस्ला.com है, या कोई भी वेबसाइट तुम लगा लो, फिर उसके ऊपर तुम ओसेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में, जितना तुम्हें पता है वो बता दो। उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा निकालने पे, फिर एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनल आईडीज़ है वहाँ पे, फिर उस ईमेल आईडी से उसके जो लीक हुए हैं पासवर्ड वो देखने पे डाटा लीक्स में, लाइक दैट। तो वो मेरे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि मैं तो VPT की बात कर रहा हूँ और मैं पेन टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल को, तो मेरे उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है उससे, जो नहीं तुमने सर, अभी टेस्ला डॉट, हाँ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप बोलो क्या बोल रहे थे? जैसे गूगल.com है, गूगल.com में उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन-कौन है, फिर उस एम्प्लॉयज़ की ईमेल निकालने में, फिर उस ईमेल से उसके जो भी पासवर्ड लीक है वो पासवर्ड लीक देखने से पासवर्ड नहीं देखने ऐसा से, वो लेकिन सेंड कर सकते हैं। पेन टेस्ट में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या यूज़फुल होगा फिर वो ओसेंट में? मैं ओसेंट वही वाला करूँगा ना जो मेरे लिए यूज़फुल हो, ये नहीं कि मैं कुछ भी फाइंड आउट करके बैठ जाऊँगा ओसेंट से। सो ओएसएनटी मतलब जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, जो पब्लिकली अवेलेबल लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो सबके लिए
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में है वो हम यूज़ कर सकते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूज़ करके, और ये कम्प्लीटली लीगल है, तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे इस टेक्निक से, मतलब इस मेथड से। और सर्च इंजन, सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन्स, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड जो डोमेन्स के रहते हैं उसे देखना, कोई वेबसाइट या फोरम्स के को देख के डेटा गैदर करना, या कोई मीडिया कंटेंट जैसे इमेजेस वीडियोस के मेटा डेटा देख के कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, किसी वेबसाइट का जियो लोकेशन ट्रैक करना, ये सब कुछ कर सकते हैं। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं कोई टूल्स, मतलब कोई सी टूल्स को यूज़ करके। ये इन्वेस्टिगेशंस में काम आता है, जैसे आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो तो बहुत यूज़फुल है यार, क्योंकि मैंने बहुत बहुत लोग अपने, या दैट्स इट। तो मैंने यही पूछा कि वो जो मैं पेन टेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं असेसमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ किसी डोमेन पे, वो इन्फॉर्मेशन मैं किस तरीके से यूजफुल अपने ले सकता हूँ वो काम में, वो मैंने पूछा था। तुमने बताया बिल्कुल सही, परसेंट क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब जो मैं किसी वेब एप्लीकेशन पे पेन टेस्ट कर रहा हूँ या ईपीआई पे पेन टेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग निकालूंगा, मैं अपने रिगार्डिंग कैसे उसको यूजफुल रखूँ। जैसे कि मैं एपीआई सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मुझे इस पर असेसमेंट परफॉर्म करना है, तो मैं उस एपीआई के बारे में क्या ओपन सोर्स से निकालूंगा, उसके डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा, है ना, और उसके डॉक्स को पढ़ के देखूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा किस टाइप की एपीआई इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा किसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कुछ सिक्योरिटी के बारे में या एपीआई के बारे में, जो उस सिनेरियो के लिए यूजफुल हो। समझे? यानी ये नहीं कि तुम वेब एप्लीकेशन पे तुम रिकॉन असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तुमने उसके बारे में कुछ भी ढूंढा, बट कुछ भी ढूंढा इज नथिंग। तुम्हें उसके बारे में ये निकालना है कि जो तुम इन्फॉर्मेशन अभी निकालोगे क्या वो मेरे काम आ सकती है उस असेसमेंट के दौरान। तुम्हें ये ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा रिकॉन असेसमेंट या रिकॉन फेज तुम कह लो। समझे? हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, तो एक कमेंट, यूजिंग गूगल डॉक्स एंड शोडाउन एंड गिटहब टॉकिंग सम अदर वेबसाइट, बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स से निकालना जो उस सिनेरियो के लिए मेरे लिए यूजफुल रहे, ये नहीं कि मैं कुछ भी ओपन सोर्स से निकाल लूँ। टेस्ला हेडक्वार्टर का फिजिकल लोकेशन निकालना, मैं फिजिकल लोकेशन का क्या करूँ, कौन सा मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर उनके सर्वर्स के बाद सर्वर रूम्स का पता करना और मैपिंग करना, वही मुझे हमला नहीं करना वहाँ पर, फिजिकल लोकेशन का मैं क्या करूँगा। फिर ठीक है, तुम इसमें क्या क्या निकालोगे, अब रिकॉनेसेंस की बात आ गई है, तुम इसके रिगार्डिंग उसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, उसका बिजनेस क्या काम करता है, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड वो किस पे फोकस करता है। ओके, फिर तुम उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करोगे, उसके डोमेन के रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करोगे, तुम उसके अल्टरनेट सब डोमेन्स निकालने की कोशिश करोगे, क्या ये अल्टरनेट डोमेन्स भी इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस के लिए, फिर उसके टैक्स टैग भी निकाल के देखोगे, जो भी ये मतलब रखता है वो। अब ये सिंपल सिस्टमेटिक अप्रोच लिखी हुई है, सिस्टमेटिक अप्रोच यानी एक बेसिक अप्रोच, उसको फॉलो अप किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी अप्रोच पर, तुम क्या इस्तेमाल करते हो एक असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब तुम पे डिपेंड है कि तुम्हारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। समझे? तुम पहले कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब स्कैनिंग के अंदर तुम ऑटोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हो स्कैनिंग में, तो फिर ठीक है, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं वीएपीटी में, फिर आइडेंटिफाई और वैलिडेट इश्यूज करते हैं, जो इश्यूज हम ऑटोमेटिक टूल्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, हम उसको थोड़ा वैलिडेट भी करके देखते हैं कि हाँ सच में जो इशू हमने फाइंड आउट किया उसको वैलिडेट करते हैं। अब जो इशू हमने फाइंड आउट किया, अब जो हमने इशू फाइंड आउट किया जैसे कि इनपुट वैलिडेशन नहीं है, फिर उसको मैं मैनुअली पेन टेस्ट करके देखूंगा, पेन टेस्ट यानी मैनुअली उसको हैक करने की कोशिश करूंगा, सिंपल शब्दों में उसको हैक करने की कोशिश करूंगा, उसको एक्सप्लॉइट करके देखूंगा, अगर एक्सप्लॉइट होता है तो उसमें प्रिविलेज एस्केलेशन भी देखूंगा। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, ज्ञान के देवता बताओ। आ, जो हम किसी के सिस्टम में या कुछ किसी के, हमें एग्जाम्पल किसी सिस्टम में घुसते हैं और हमें प्रोसेस आईडी देखेंगे, तो हमारा प्रोसेस आईडी का इतना परमिशंस, मतलब इतना अथॉरिटी नहीं रहता है कोई मतलब हायर जिस कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए या कुछ ऐसे के लिए। तो हम प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब प्रिविलेज एस्केलेट करें तो किसी दूसरे सर्विस पर जंप करे तो, या फिर कुछ किसी दूसरे प्रोसेस पर जंप करे तो ऐसी प्रोसेस पे हम, जंप करना जो नॉर्मली एक्सेस ना हो। जो एडमिन राइट्स है उसके पास, ऐसा। ठीक है, एडमिन एक्सेस टाइप। Unauthorized access. हाँ, कुछ कहना चाहते हो मित्र, बताओ तुम क्या कहना चाहते थे, अगर कुछ नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Basically, यार तुम चैट में लिख दो यार, तुम्हारी आवाज़ बहुत वैसे होके आ रही है, वैसे तुमने माइक को अपने मुंह के पास रखा हो एकदम, वैसी आवाज़ कुछ आ रही है। तो मतलब जिसमें ऑथेंटिकेशन टाइप का कुछ चाहिए उसे बाईपास करना। अब ऑथेंटिकेशन बाईपास करके तुमने कुछ ऐसा एक्सेस ले लिया जो नॉर्मल यूजर्स एक्सेस ना ले सके, ऐसा कुछ प्रिविलेज एस्केलेट करना। जैसे कि तुम अभी नॉर्मल यूज़र पे हो, तुम्हारे पास नॉर्मल यूज़र राइट्स है, बट तुमने क्या करा, उसके ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके नॉर्मल यूज़र राइट्स को एडमिन राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं, लेट्स से कि तुमने एक ऐप बनाया, ठीक है। अब ऐप में क्या है, तुम यूजर्स को इनवाइट कर सकते हो, बट जो उस ऐप का
या उस ग्रुप का एडमिन है, ठीक है, उस ग्रुप का जो एडमिन है उसने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, उसके राइट्स को, जो यूजर्स वो इनवाइट कर रहा है उसके राइट्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है कि यानी वो इनवाइट ना कर सके और लोगों को, या वो उस ग्रुप में एडिट ना कर सके नाम को या इमेज को। बट उस यूजर ने क्या करा, उस राइट्स को एक्सप्लॉइट करके उसको उस तरीके में कन्वर्ट कर दिया, एस्केलेट कर दिया, यानी वो उस ग्रुप के नाम को बदल पा रहा है, उस ग्रुप को इनवाइट लिंक भेज पा रहा है। ऐसा कुछ एस्केलेट करना, इसे कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। समझे? हर बार हमेशा एडमिन राइट्स नहीं होते। जैसे कि तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं है, बट तुमने क्या करा, उस नॉर्मल अकाउंट को तुमने सब्सक्रिप्शन वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, ये होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। समझे? नॉर्मल राइट्स टू ऐसा राइट्स में कन्वर्ट कर देना जो उसके पास ना हो। हमेशा रिमोट एक्सेस, एसएसएच, नॉर्मल टू, बूट टू रूट, ये नहीं होता। समझ गए ज्ञान के देवताओं? किसी को कोई डाउट इस बारे में? नहीं? ठीक है, फिर फोर्स्ड एक्सप्लॉइटेशन आती है। डेटा एक्सेस, लेटरल मोमेंट, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेटरल मोमेंट मैंने तो सिखाऊंगा तुम्हें, तुमने नाम सुना होगा इसका कभी ना कभी, बट मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेटरल मोमेंट भी। फिर पीओसीज कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, इसके टेम्पलेट्स दूंगा कैसे बनाते हैं टेम्पलेट्स में। फिर रिपोर्टिंग में करते हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं कि क्या हमने उसको करा कुछ, फिर उसके टेक्निकल डिटेल्स देंगे, उस इशू के बारे में बताएंगे, फिर उसके रिस्क के बारे में बताएंगे, फिर उसको कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी बताएंगे रिस्क, और मैं ये बताएंगे कि क्या वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये नहीं कि मैं कुछ भी उन्हें बता रहा हूँ, ये नहीं, ऐसा कुछ बताऊंगा जो मेरे बिजनेस को सच में इम्पैक्ट कर सके, जो मेरे उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर सके। अब जैसे कि एपीआई है, ठीक है, अब एपीआई का इस्तेमाल कुछ लिमिट तक ही रखा जाता है। अब कोई एक यूज़र है उस एपीआई को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो उसका बार बार इस्तेमाल करके खर्चे का पर्चा भेजा जा रहा है कंपनी को, तो ये फाइनेंशियल लॉस है उस कंपनी को उस एपीआई के थ्रू। तो उस एपीआई को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि नो रेट लिमिटिंग, आज के टाइम पे बात करो तो एपीआई को एक्सप्लॉइट करते हैं उसमें, बेसिकली एपीआई को एक्सप्लॉइट करते हैं नो रेट लिमिटिंग में। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, पता था। कलर रेट, ठीक है। तो नो रेट लिमिटिंग में हम ईपीआई को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी जैसे कि ईपीआई का यूज़ है, जैसे कि ईपीआई है, लॉगिन एपीआई है, ठीक है, लॉगिन एपीआई, तो हम उसका यूज़ बना रखे, लॉगिन या फॉरगेट पासवर्ड की एपीआई है, उसके हम पैसे देते हैं पर मंथ के या पर आवर के या पर डे के इस्तेमाल से। पर डे के उसके पैसे हैं कम से कम 30 रुपये, ठीक है, INR में बात करें तो पर डे के हिसाब से उसके 30 रुपये हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, पर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस अकाउंट में उस ईपीआई को मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ उसको इस्तेमाल करने पर, और उसका जो प्राइस है उस हिसाब के जिस इस्तेमाल से उन्होंने मेरे से ले रखा है सब्सक्रिप्शन उस एपीआई के इस्तेमाल का, उस पर चार्ज लगता जाएगा। तो इसे एपीआई को एक्सप्लॉइट किया गया, यानी एपीआई का बेफिजूल में इस्तेमाल करा। फिर उस इशू को फिक्स करने के लिए हम रिकमेंडेशन देंगे, सजेशंस देंगे कैसे तुम उस इशू को फिक्स कर सकते हो। अब ऐसे सजेशंस देने, रिकमेंडेशन देने कि वो सच में उसको फिक्स कर सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया कि तुम ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो, ट्राई करके देख लो, नहीं, एक सच में ऐसा सजेशन देना है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, देख सके। जो उनके वहाँ पर काम करते हैं जो डोमेन में, जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, जैसे कोई भी हो सकता है, एसओसी एनालिस्ट हो गया या वीपीटी रोल के लिए हो गया, पेनटेस्ट रोल के लिए हो गया, तो वो तुम्हारी रिपोर्ट को देखता है और वो सजेशन भी देखेगा जो तुमने दिया। अगर तुम डायरेक्टली काम नहीं करते किसी कंपनी के लिए, फ्रीलांस की मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट तुम सबमिट करते हो, तो वो देखेगा कि हाँ भाई इसने जो सजेशन दिया क्या वो सच में इंप्लीमेंट होने लायक है या नहीं। अगर वो सजेशन भी ऐसा कुछ तुमने दे दिया तो वो रिपोर्ट को डायरेक्टली डिनाई भी कर सकते हैं। फिर उसको वो रीटेस्ट करके देखते हैं, लेट्स से कि वो इशू फिक्स भी हो गया, उसको रीटेस्ट करके देखते हैं, फिर वो तुमसे दोबारा वैलिडेट करने को पूछेंगे कि देखो उसको एक्सप्लॉइट करके देखो क्या वो हो पा रहा है या नहीं। इतना समझ में आया स्टेजेस के बारे में जो तुम्हें बताया। अब जो VA है ना, जो VA है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, वो एक दिन में तो पूरा हो जा रहा है मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एक दिन लगता है VA को खत्म करने में, यानी 30,000 घंटे में तो हो जाता है ऑटोमेटेड के थ्रू। उसमें पैसा भी कम लगता है। अब पैसा किस में ज़्यादा लगता है, PT में। जैसे कि वो किसी को हायर करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, जैसे कि कोई है वो अपनी सर्विसेज देता है पेन टेस्ट की, वो चार्ज करेगा ज़्यादा भाई, उसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि PT में हमेशा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पेन टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और समय भी लगता है, इसलिए VA कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी दोनों है।